Hello everyone. So today we are going to start topic name is partial balancing of locomotives. Right? So student पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि लोकोमोटिव्स है क्या। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। लोकोमोटिव्स मीन्स क्या? ये एक तरह से इंजन ऑफ ट्रेन। ठीक है, कोई भी ट्रेन का जो इंजन होता है उसको बोलते हैं हम लोकोमोटिव्स। आपने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो क्लासेस होती है उसमें अपने बॉयलर को डिस्कस किया था। बॉयलर क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो स्टीम को जनरेट करने का काम करता है। ठीक है, वो डिवाइस होता है। तो उसी तरह आज के 100 साल पहले जो ट्रेन होती थी, ठीक है, 50 से 100 साल पहले जो ट्रेन होती थी वो कोल से चलती थी, मीन्स कोयले से चलती थी। तो वहाँ पे जो बॉयलर यूज करते थे जनरली, वो कौन से बॉयलर होते थे? आपके लोकोमोटिव बॉयलर्स होते थे। तो उसको हम लोकोमोटिव इंजन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव। इसका बैलेंसिंग लोकोमोटिव। अब लोकोमोटिव इंजन ये भी एक रेसिप्रोकेटिंग इंजन बोल सकते हो आप। ठीक है, इस रेसिप्रोकेटिंग इंजन में आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है? लोकोमोटिव होता है। ठीक है, जो कि इंजन का एक शेल होता है। ठीक है, अब इसके अंदर कई पार्ट्स होते हैं जिसमें आपका क्रैंक भी हो सकती है, कनेक्टिंग रॉड भी हो सकती है, फिर आपके पिस्टन भी हो सकते हैं, पिस्टन सिलेंडर भी हो सकते हैं। तो इसका मैं 3D डायमेंशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो इस तरह से होता है। ठीक है, तो आप रेल के इंजन में देखते हो तो रेल के इंजन में सबसे पहले लोकोमोटिव के नीचे जो व्हील्स होते हैं वो इस तरह होते हैं। व्हील के साथ में आपका ये क्रैंक होती है। ठीक है, जैसे कि ये क्रैंक है, फिर ये क्रैंक है। अब इस क्रैंक से अटैच है कोई सिलेंडर, इस क्रैंक से अटैच है कोई दूसरा सिलेंडर, इस तरह ये होता है। ठीक है, तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से अगर मैं बताऊं तो आप इसको इस तरह से देख सकते हो। ठीक है, ये है आपका लोकोमोटिव। ठीक है, तो लोकोमोटिव इसमें क्या था? आपका क्रैंक होता है। ठीक है, अब हर एक क्रैंक से एक सिलेंडर अटैच होता है जिसके अंदर क्या होता है? पिस्टन होता है। जैसे कि ये एक आपका क्रैंक है, इसमें एक सिलेंडर है, तो दूसरी क्रैंक है, इसमें सिलेंडर है। अब इनका जो अरेंजमेंट होता है ना, ठीक है, अरेंजमेंट मीन्स कि क्रैंक का रोटेशन मीन्स क्रैंक क्या करती है? रोटेट करती है। मीन्स अपनी डायरेक्शन से क्या करती है? अपनी एक्सिस पर रोटेट करती है, जिससे क्या होता है? पिस्टन के थ्रू सिलेंडर में क्या होता है? रेसिप्रोकेटिंग होता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। तो ये पहले जो आपका सिलेंडर है इसमें रेसिप्रोकेटिंग मोशन होगा जो कि हॉरिजॉन्टल इस तरह से मूव करेगा। अभी कोई क्रैंक है, इसमें ये इस तरह से मूव करेगा। तो इसको तो हम डिस्कस बाद में करेंगे। पहले हमारा मेन मोटो है कि पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव मीन्स क्या। जैसे कि आपको मैंने लास्ट टाइम थ्योरी की क्लास में आपको अच्छे से बताया था कि हम जब भी रेसिप्रोकेटिंग मोशन की बात करते हैं तो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में जब भी हम कोई भी इंजन, जैसे कोई भी रेसिप्रोकेटिंग स्टीम इंजन है या सिंगल सिलेंडर स्टीम इंजन है, तो उसको हम पूरी तरह से कंप्लीटली बैलेंस नहीं करते। क्यों? क्योंकि उसको कंप्लीटली बैलेंस करेंगे तो एक में एक कोई आपको अनबैलेंस फोर्स उसमें आपको मिल जाएगा, जिससे वो आपका कंपोनेंट पूरी तरह से क्या होगा? बैलेंस नहीं होगा। ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किया था, इसमें हमने देखा था कि अगर हम मान लो सिस्टम को पूरी तरह से कंप्लीटली बैलेंस करते हैं तो ये सपोज मान लो एक कोई इमेजनरी मास था जो हमने कंसीडर किया था। इमेजनरी मास के कारण क्या होता है कि ये पिस्टन तो आपका इस तरह से मोशन करता है, कौन सा? रेसिप्रोकेटिंग मोशन। अब जब उसके दौरान जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी मोशन ऑफ फोर्स, तो ये पिस्टन का जो मोशन हो कि अलोंग दिस लाइन की ओर इधर आएगा। और उसके साथ में अगर मान लो जब ये क्रैंक रोटेट कर रही है, ठीक है, ये क्रैंक रोटेट करती थी तो उस समय क्या होता था कि ये पिस्टन भी आप इस लाइन ऑफ स्ट्रोक के अलोंग क्या करता था? मोशन करता था, मीन्स रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता था। तो हम मानते थे कि इस अनबैलेंस फोर्स के कारण क्या होता था? आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होता था। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जनरेट होने के कारण इसके दो कंपोनेंट होते थे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को जब हम कंसीडर करते थे तो यहाँ पर ये वाला इफेक्ट और ये वाला इफेक्ट, तो उसको बैलेंस करने के लिए मतलब ये इसके कारण एक अनबैलेंस फोर्स क्रिएट होता था। ठीक है, तो उसको हम क्या करते थे? उसको बैलेंस करने के लिए हम कोई मास, इमेजनरी मास मीन्स ये बोल सकते हैं कोई रोटेटिंग मास यहाँ पर अप्लाई करते थे। और रोटेटिंग मास के कारण क्या होता था? ये बैलेंस होता था। और इसके भी दो कंपोनेंट होते थे, एक होता था हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण तो ये बैलेंस हो जाता था, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण जब भी बैलेंस हो जाता था तो उसके बाद में एक कंपोनेंट बच जाता था जिसको बोलते थे हम वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या था आपका? ये
वो था आपका एमबी आर बी ओमेगा स्क्वायर साइन थीटा, जो कि ये पूरी तरह से क्या कर देता था, पूरे रेसिप्रोकेटिंग पार्ट को अनबैलेंस कर देता था। तो इसलिए हम इसको कंप्लीटली बैलेंस करने की बजाय इसको हम पार्शियली क्या करते थे, बैलेंस करते थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं लोकोमोटिव पार्ट। तो लोकोमोटिव पार्ट में क्या होता है कि पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव। तो लोकोमोटिव मैंने आपको बता ही दिया कि इंजन ऑफ ट्रेन, किसी भी ट्रेन का जो इंजन होता है उसको क्या बोलते हैं, लोकोमोटिव बोलते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव हो सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव की अगर मैं बात करूं तो टाइप्स ऑफ लोकोमोटिव में इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव, एक लोकोमोटिव वो होता है जो सिलेंडर के इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव मीन कि जैसे कि मान लो ये आपका डायग्राम है, इसमें आप देख रहे हो तो ये जो लोकोमोटिव्स हैं, ठीक है, मीन्स वो क्या करते हैं, व्हील्स के अंदर की ओर हो। ये जो सिलेंडर है लोकोमोटिव सिलेंडर, वो अगर व्हील के अंदर हो इसको हम बोलते हैं इनसाइड लोकोमोटिव्स। क्योंकि हम हमारा जो मेन फोकस होता है वो किसको लेकर होता है, सिलेंडर को लेकर ही होता है। तो ये जो सिलेंडर है वो इनसाइड व्हील के अंदर की ओर होता है, तो इसको बोलते हैं इनसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव। और दूसरा होता है आउटसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव। आउटसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव का मतलब हम इमेजिन करते हैं कि हमारे पास ये जो ट्रेन के जो व्हील्स हैं उसके बाहर, क्योंकि हम कभी आप इसका ट्रेन का कोई पिक्चर्स देखोगे तो पुराने टाइम में जो ट्रेन में जो आपका इंजन होता था तो उसमें जो सिलेंडर होते हैं, यहाँ अभी तो ये सिलेंडर के अंदर की ओर लगे, लेकिन वो सिलेंडर क्या होते हैं, बाहर की ओर होते थे, तो उसको बोलते थे हम आउटसाइड सिलेंडर लोकोमोटिव। ठीक है, और तीसरा होता है सिंगल आर एंड अनकपल्ड लोकोमोटिव। सिंगल एंड अनकपल्ड लोकोमोटिव मीन्स एक ही कोई पर्टिकुलर व्हील पर एक ही सिलेंडर अटैच्ड होता था, तो उस कंडीशन में उसको बोलते थे हम सिंगल एंड अनकपल्ड लोकोमोटिव। और उसके बाद में होता है कपल्ड लोकोमोटिव। कपल्ड लोकोमोटिव मीन्स कि एक मतलब एक या दो से ज्यादा लोकोमोटिव जो सिलेंडर है वो पर्टिकुलर किसी कपल्ड से क्या होते हैं, ज्वाइंट होते हैं, तो उसको बोलते थे हम कपल्ड लोकोमोटिव। तो ये तो एक बेसिक थ्योरी थी जिसको आपको थोड़ा बहुत पता होना, बट आपका जो कि एग्जाम में जो इसके क्वेश्चन आते हैं, तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव। ठीक है स्टूडेंट, तो इफेक्ट ऑफ पार्शियल बैलेंसिंग ऑफ लोकोमोटिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका ट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, अभी ट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है और ये इसकी इक्वेशन ऐसी क्यों लिखी जाती है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास ये दो सिलेंडर है, ठीक है, इंडिविजुअल सिलेंडर है जो कि क्या है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन पर है। ठीक है, इसका एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन ये है। अब आप देख रहे हो कि इस सिलेंडर में जो क्रैंक की कंडीशन है, एक क्रैंक की कंडीशन किस तरह से है, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कंडीशन में, और एक क्रैंक कंडीशन कितनी है, 90 डिग्री से क्या है वो इंक्लाइंड है। मीन्स ये कंडीशन है आपकी, इस कंडीशन जैसे आप देख रहे हो कि ये क्रैंक का जो मोशन है और क्रैंक के साथ कनेक्टिंग रोड के साथ आपका पिस्टन और सिलेंडर। तो पिस्टन सिलेंडर के अंदर क्या करता है, रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। तो आप यूं बोल सकते हो कि इसके कारण एक हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। अब दूसरा जो क्रैंक है, क्योंकि ये क्रैंक है, इस क्रैंक के 90 डिग्री क्या है, इंक्लाइंड है। 90 डिग्री इंक्लाइंड है मीन्स ये आपका हॉरिजॉन्टल में है, और जब ये क्रैंक 90 डिग्री पर इंक्लाइंड होगी तो वो इस तरह है। ठीक है, इस कंडीशन में है। तो इसका अटैचमेंट भी किससे है, आपके कनेक्टिंग रॉड से, और कनेक्टिंग रॉड के कारण कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन इसमें क्या होता है, आपका रेसिप्रोकेटिंग मोशन होता है। तो पहले में क्या था, पहले सिलेंडर के कारण जो हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स था वो था आपका 1, और दूसरे में था आपका हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स, वो हो जाएगा आपका 2। तो देखो हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स 1 और हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स 2, इसके कारण यहाँ पर एक रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, कौन सा फोर्स क्रिएट होता है, रिजल्टेंट अनबैलेंस फोर्स क्रिएट होता है। तो उस फोर्स को बोलते हैं हम फोर्स। ठीक है, तो ट्रैक्टिव फोर्स की डेफिनेशन को हम इस तरह फ्रेम कर सकते हैं, द रिजल्टेंट अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्यू टू द टू सिलेंडर अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड ट्रैक्टिव फोर्स। मीन्स दो सिलेंडर के कारण जब इसमें अनबैलेंस फोर्स क्रिएट होता है तो उसका जो रिजल्टेंट फोर्स होता है इन दो सिलेंडर का, उसको क्या बोलते हो आप, ट्रैक्टिव फोर्स बोलते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रैक्टिव फोर्स। तो रिजल्टेंट अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्यू टू द
टू सिलेंडर अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ द सिलेंडर इज कॉल्ड ट्रैक्टिव फोर्स। और ये जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए और आपके गेट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स 1, तो मैं मानता हूं कि इस सिलेंडर के कारण हॉरिजॉन्टल अनबैलेंस फोर्स जो कि क्या बोलते हैं FHU1 और दूसरा क्या है FHU2। तो मैं पहले की बात करूं तो पहले के केस में जो कॉस का एंगल है उसको मैं क्या मानता हूं, थीटा मानता हूं। और जब दूसरा केस होगा तो उस रिस्पेक्ट में कॉस का एंगल क्या होगा, थीटा प्लस 90 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे होता है, अब आपको स्टूडेंट एक चीज तो पता है कि पार्शियल बैलेंसिंग के केस में आपने जो इक्वेशंस पढ़ी थी उस इक्वेशन में क्या था आपका, वो इक्वेशन आपकी इस तरह थी। जब आप पार्शियल बैलेंसिंग इक्वेशन सॉल्व करते थे, अनबैलेंस फोर्स ड्यू टू पार्शियल बैलेंसिंग, तो आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने वहां डिस्कस किया था जो पहले के लेक्चर में, तो वो क्या था आपका, एक था आपका MR ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस MB RB ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा। तो उस दौरान हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स की इक्वेशन जो निकाली थी वो क्या निकाली थी, 1 माइनस C MR ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, ये इक्वेशन हमने निकाली थी। अब यही इक्वेशन का यूज करना है आप, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो कितने हैं आपके, कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं, 2 हॉरिजॉन्टल फोर्स है FHU1 और एक है आपका FHU2, ठीक है। तो पहले में क्या था, FHU1 का जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है 1 माइनस C, यहाँ पे C को बोलते हैं हम पार्शियल बैलेंसिंग, तो M इंटू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन नाम दिया है। उसके बाद FHU2 ये था 1 माइनस क्या था MR ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 90, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि पहली कंडीशन में ये था आपका थीटा और दूसरी कंडीशन में ये 90 डिग्री। अब आपके इसमें मन में क्वेश्चन है कि सर इसको 90 डिग्री से इंक्लाइन क्यों करते हैं, तो आपको मैं बताना चाहूंगा। स्टूडेंट जब ट्रेन को जब हम मोशन देते हैं तो मोशन देने के लिए उसको सबसे ज्यादा मैक्सिमम टॉर्क की जरूरत होती है। तो मैक्सिमम टॉर्क तभी होगा जब ये 90 डिग्री से एक इंक्लाइन होगा, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, एक अगर हॉरिजॉन्टल है तो एक 90 डिग्री से क्या है इंक्लाइंड है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है और ये 90 डिग्री की पोजीशन पर है। तो इन दोनों के बीच में इस तरह का अगर मोशन होगा तो हमें इस ट्रेन मतलब इस ट्रेन के व्हील पर मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉर्क मिलेगा, ठीक है। तो देखिए, तो 1 माइनस C MR ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 90, तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो ट्रैक्टिव फोर्स जो कि हमने डेफिनेशन में फ्रेम किया था, द रिजल्टेंट अनबैलेंस हॉरिजॉन्टल force due to the two cylinder along the line of stroke of cylinder is called tractive force। तो आपका जो ट्रैक्टिव फोर्स की जो इक्वेशन हो जाएगी FHU1 प्लस FHU2। तो आप इसको इनकी जो वैल्यूज हो उसको यहाँ पर आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, तो इसकी जगह लिख दोगे 1 माइनस C MR ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा और प्लस FHU2 की जगह लिख दोगे 1 माइनस C MR ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 90, ठीक है। तो अब यहाँ पर कॉमन क्या ले लोगे, 1 माइनस C MR ओमेगा स्क्वायर, इसको कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा प्लस 90। अब हम जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस 90 किसके इक्विवेलेंट होता है, ये होता है आपके कॉस थीटा प्लस 90 इक्वल्स टू होता है माइनस साइन थीटा। तो इंस्टीड ऑफ दिस कॉस ब्रैकेट में थीटा माइनस थीटा प्लस 90 की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस साइन थीटा। तो आपकी इक्वेशन इस तरह से फ्रेम हो जाएगी FT इक्वल्स टू 1 माइनस C MR ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये इक्वेशन नंबर आपको 3 मिल जाएगी। तो इतना उम्मीद करता हूं कि आपको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड इसके बेस पर हमको रिजल्टेंट फोर्स मिला जिसको बोलते हैं हम ट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। अब उसके बाद का जो है, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें कौन सी चीज को क्या बोलते हैं। वेर एम क्या है आपका, ये तो आपको पता ही है। वेर एम इज अ मास ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट, क्योंकि हम फाइनली जो लोकोमोटिव पार्ट की बात कर रहे हैं वो एक तरह से रेसिप्रोकेटिंग पार्ट ही होता है। और आर क्या होता है, रेडियस ऑफ क्रैंक होता है। ओमेगा होता है इसका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्रैंक। और सी होता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको हमको यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है, पोर्शन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पार्ट विच इज टू बी बैलेंस, ठीक है। मतलब बोलते हैं ना कि इसको क्या करना है, ये पोर्शन होता है रेसिप्रोकेटिंग पार्ट का जिसको हमें बैलेंस करना होता है। और इसको किस तरह से बैलेंस करना होता है, इसको पार्शियल बैलेंस करना होता है, ठीक है।
सो अब हमारे पास जो इक्वेशन आई थी, ठीक है, ये इक्वेशन जो हमारे को मिली थी F2 की, F2 इक्वल टू 1 माइनस सी एम इंटू आर ओमेगा स्क्वायर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो आपके पास ये जो थीटा वाली वैल्यू है, इसके रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, डी बाय डी थीटा एफ टी इक्वल्स टू डी बाय डी थीटा 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इक्वल टू 0। तो आप ये जो कांस्टेंट वाले चीज को बाहर लिख दोगे, तो 1 माइनस सी ब्रैकेट में एम आर ओमेगा स्क्वायर एंड डी बाय डी थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर? सो ये वाला टर्म्स इसके नीचे आ जाएगा, तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो, डी बाय डी थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और इक्वल्स टू 0। तो आप जानते हो दोनों को अगर हम इक्विवेलेंट करते हैं, तो देखो कॉस थीटा का तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा और माइनस साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। तो ये क्योंकि टर्म्स पॉजिटिव है, लेकिन डी बाई डी थीटा कॉस थीटा का क्या होता है माइनस साइन थीटा और माइनस तो है ही, तो साइन थीटा का होता है कॉस थीटा और इक्वल टू 0। तो आप इसको इस तरह फ्रेम कर सकते हो, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो देखिए साइन थीटा और कॉस थीटा अगर दोनों को आप कॉस वाले टर्म्स को इधर लाते हो, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है माइनस कॉस थीटा, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इक्वल टू 1, तो ये टेन थीटा इक्वल टू कितना हो जाता है -1। अब क्योंकि फ्रेंड्स ये वैल्यू क्या मिल रही है हमको, टेन थीटा की क्या मिल रही है -1। अब हमको एक चीज पता है कि -1 में हमको दो एंगल से हमको -1 वैल्यू मिलती है, या तो एंगल कितना हो 135 डिग्री हो या 315 डिग्री हो, तो उस दौरान हमें टेन थीटा की वैल्यू क्या मिलती है -1 मिलती है। सो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है, तो एफ टी इक्वल्स टू क्या इक्वेशन है 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो कॉस थीटा की जगह हमने क्या पहले 135 को पुटअप करते हैं, तो 135 पुटअप किया और माइनस साइन थीटा की जगह 135 पुटअप किया। तो अब हमने ये वैल्यू रखी और उसके बाद हमें ट्रैक्टिव फोर्स की जो वैल्यू है वो आप अगर इसको सॉल्व करोगे कॉस 135 और साइन 135 कैलसी से सॉल्व करोगे, तो आपको ये जो वैल्यू है -√2 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर के फॉर्म में मिलेगी। तो ये आपकी आ गई वैल्यू माइनस के फॉर्म में, ठीक है। अब अगर मान लो जिससे कि आपने थीटा की वैल्यू 135 रखी थी, अगर अब थीटा की वैल्यू में 315 रखता हूँ, तो ये इक्वेशन जो ट्रैक्टिव फोर्स की जो इक्वेशन है वो इस तरह फ्रेम होगी 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका कॉस 315 माइनस साइन 315। तो ये हो गया आपका एफ टी। तो एफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा √2 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आप देखिए एक में आपको वैल्यू क्या मिली नेगेटिव मिली और एक में वैल्यू आपको क्या मिली पॉजिटिव मिली। तो वी कैन राइट क्वेश्चन एफ टी इक्वल्स टू, कैसे लिखोगे इसको, एफ टी इक्वल्स टू प्लस माइनस मतलब मिनिमम मैक्सिमम एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, तो प्लस माइनस √2 ब्रैकेट में 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह हम ट्रैक्टिव फोर्स के इक्वेशंस को राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रैक्टिव फोर्स। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रैक्टिव फोर्स में यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ट्रैक्टिव फोर्स जो मैंने आपको बताया अभी डेफिनेशन में, तो रिजल्टेंट अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स ड्यू टू द टू सिलेंडर अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड ट्रैक्टिव फोर्स। और इसके बेस पर हमने दो इक्वेशन निकाली थी। इक्वेशन 1 जो कि अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स सिलेंडर 1 के लिए और अनबैलेंस्ड हॉरिजॉन्टल फोर्स सिलेंडर 2 के लिए, और उसके बेस पर हमने इसको सिंप्लीफाई करके हमने ये इक्वेशन यहाँ पर फाइंड किया था। तो ये आपका ट्रैक्टिव फोर्स वाला टॉपिक क्लियर है।